नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय विज्ञान के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आप ये वीडियो देखने पहले पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 पढ़ लें और उसके बाद में इस प्रश्नावली को आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और यही जो ग्रेड वर्क बुक है ना, इसके अंदर से ही आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पाठ 2, भोजन के घटक। प्रश्न पहला, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है ना, ये पौधे के क्या हो गए, मुख्य पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं? प्रोटीन के पादप स्रोत तथा जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो प्रोटीन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, जंतु स्रोत हो जाएंगे आपके मांस, मछली, है ना, अंडे, दूध, ठीक है, और पनीर, ये आपको हो जाएंगे जंतु स्रोत। यानी इनसे हमें क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। अब प्रोटीन के पादप स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? वे हो जाएंगे चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन आदि। ये जो है सभी प्रोटीन के स्रोत हैं, यानी सोर्स हैं। ठीक है ना। तो पादप के कौन कौन से हो गए हैं और जंतु कौन कौन से हो गए, आपने इसमें देख लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 3, आहारी रेशे यानी वृक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इसका क्या कार्य है? उत्तर हो जाएगा इसका, आहारी रेशे यानी वृक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, कोई सा अनाज भी हो, है ना, चना, मक्का, गेहूँ, ये सभी खाद्यान्न साबुत वाले वो आ गए हैं। दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ये काम होता है किसका? वृक्षांश का, है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर। ठीक है ना। चलिए, तो जो फाइबर होते हैं वे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर वसा की उपस्थिति के कारण धब्बा बन जाता है। यानी जैसे तेल की बात कर रहे हैं तो तेल में क्या है, वसा है। तो ऐसा कोई पदार्थ यदि किसी कागज पर गिर जाता है और वहाँ धब्बा बन जाता है तो समझिए कि वहाँ पर वसा है ना, उस खाद्य पदार्थ में क्या है, वसा है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कैसे क्या देता है? धुंधला। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों को चित्र बना करके उनके नाम लिखिए। देखिए, आपकी पुस्तक में ये चित्र बना हुआ है, इसमें आप इनके चित्र बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है गेहूँ, है ना, चावल, बाजरा, है ना, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख क्या है, स्रोत हैं, यानी सोर्स हैं। ठीक है ना, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। ठीक है ना। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 6, विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों को चित्र सहित बताइए, है ना। अब देखिए, विटामिन सी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है,
किन किन से प्राप्त होता है वो हम देख लेते हैं कि संतरा है ना, संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू, मिर्च है ना, हरी मिर्च और अमरूद, ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। और विटामिन सी हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7 है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, है ना, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, पोषक मतलब पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग। ठीक है ना। अब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं अभी हमने पढ़ लिए है ना। अब प्रश्न क्रमांक 8, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं। इसका उत्तर है, एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। अतः सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है कि एक से अधिक जो पोषक तत्व हैं उनका अभाव कई दिनों तक बना रहता है, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं या फिर विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे शरीर में रोग न हो, है ना, और ये विकृतियां उत्पन्न न हो, इसलिए क्या है, संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि सारे पोषक तत्व की एक उचित और पर्याप्त मात्रा होती है। अब प्रश्न क्रमांक 9, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख लक्षण भी बताइए, है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक तालिका बनाई है। तो यहाँ पर है विटामिन ए। अब विटामिन ए के अभाव में, यानी विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता हो जाती है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रतौंधी, है ना, यानी दृष्टिहीनता। अब इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण ये है कि हमें कम दिखाई देता है, यानी हमारी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, या फिर अंधेरे रात में कम दिखाई देता है ना, सूर्यास्त होने के बाद में क्या है, कम दिखाई देता है। यह रतौंधी की क्या है, लक्षण है। ठीक है ना। उसके बाद में आता है विटामिन बी। अब विटामिन बी की कमी से होता है बेरी नामक रोग होता है ना। अब इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है बेरी के। तो देखिए, हमारी जो मांसपेशियाँ होती है ना, वो दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है, थकान महसूस होती है, सुस्ती आती है, आलस्य आता है। ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है विटामिन सी। ठीक है ना। अब विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। इस तालिका को अच्छे याद कर लें। इस तालिका में जो दिया गया है, यह नॉलेज हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका लर्निंग आउटकम है ना। तो कई प्रकार की परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जाती है कि विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी कमी से कौन सा रोग होता है, सी कमी से कौन सा रोग होता है ना। तो इस तालिका को अच्छे से याद कर लें और समझ लें। तो देखिए, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अब इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, है ना, जो हमारे दांत के नीचे मसूड़ होता है ना, उसके अंदर से क्या होता है, खून निकलता है। और विटामिन सी कमी के कारण ही जो खून निकलना होता है ना, उसे हम कहते हैं पायरिया, दांत ढीले हो जाते हैं। ठीक है ना। ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। दूसरा लक्षण क्या होता है, घाव भरने में अधिक समय लग जाता है। जो घाव होता है ना, वो भरने में ज़्यादा समय लगता है, तो समझिएगा विटामिन सी की कमी है। तो विटामिन सी का उपयोग करें। अब विटामिन सी के कौन कौन से सोर्स हैं, कौन से स्रोत हैं, अभी पिछले प्रश्न हमने देख लिए हैं। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। अब इसके लक्षण क्या है, अस्थियों मतलब हड्डियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना, है ना। ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कैल्शियम। अब कैल्शियम की कमी के कारण होता है अस्थियां और दंत क्षय, है ना। अस्थियां मतलब हड्डियां कमजोर रहती है, दंत क्षय यानी क्या होता है, दांत कमजोर पड़ जाते हैं, है ना, उनके एनिमल्स निकल जाते हैं। तो इसके लक्षण क्या हो गया,
कमज़ोर अस्थि हो जाती है और दंतक्षय हो जाता है, दांत खिलने लगते हैं, उसके सामने की जो परत होती है ना उससे कहते हैं इनेमल, वो हट जाता है, जिससे क्या होगा ठंडा गर्म पानी लगता है ना। तो ये सब क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला है आयोडीन। अब आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, जिसे हम कहते हैं गाइटर, है ना। ये गले में हो जाता है, गर्दन में बड़ा ऐसा उभरा भाग रहता है, आपने देखा हो चित्र में, है ना। तो इसकी लक्षण क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि का एक भाग फूल जाना, यानी जो गर्दन होती है ना यहाँ की ग्रंथि के फूल जाती है, बाहर आती है ना। दूसरा क्या होता है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। ये किसी कमी से होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घर में हम आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं। अगला है लोह। इसकी कमी से होता है अरक्तता, यानी खून की कमी, है ना, जिसे हम कहते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, है ना, यानी खून की कमी या अरक्तता। इससे क्या होता है, इससे होता है कि शरीर में कमजोरी आती है, थोड़ा काम किया थकान आती है, सांस फूलने लग जाती है, ठीक है ना, आलस्य आता है, काम करने का मन नहीं करता है। तो ये होता है लोह तत्व की कमी के कारण, जिसे हम कहते हैं आयरन। और इसकी पूर्ति हम करते हैं आयरन की गोली से। आपको भी स्कूल में आयरन की गोली मिली होगी ना, हाँ। तो आयरन की गोलियाँ खाना चाहिए, वे शरीर के लिए अच्छी होती है, लाभदायक होती है, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। देखिए कि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है ना, वसा है या नहीं है, इसका हम परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोटीन का, हम बात करें प्रोटीन की। तो क्या करेंगे, जिस भी खाद्य पदार्थ का हमें परीक्षण करना होता है ना, तो पहले उसका हम क्या करेंगे, पेस्ट अथवा चूर्ण बना लिया जाता है। यदि ठोस पदार्थ है वो, है ना, तरल है कोई दिक्कत नहीं है। यदि ठोस है तो उसको कूट काट के क्या करें, पीस करके एक बना देते, पेस्ट बना देते हैं, है ना, या उसका चूर्ण तैयार कर लेते हैं बारी बारी। फिर क्या करते हैं, फिर उसकी थोड़ी मात्रा लेकर के उसे पीस कर या मसल करके एक साफ परख नली में डाल देते हैं। परख नली यानी टेस्ट ट्यूब आती है ना, कांच की, आपने देखी होगी अपने स्कूल में, है ना। तो क्या करते हैं, उस परख नली में हम डाल देते हैं। अब क्या करते हैं कि उस परख नली में 10 बूंद जल डाल करके उसे अच्छी तरह से हिलाते हैं, है ना। अब हमने क्या करा, उस खाद्य पदार्थ को परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। उसके बाद क्या करा, 10 बूंद पानी डाल दिया, ड्रापर आता ना, ड्रापर से हमने क्या किया, उस परख नली के अंदर 10 बूंद पानी डाल दिया और खूब ऐसे ऊपर उंगली लगा करके हम उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। और हिलाने के बाद में क्या करते हैं, है ना, हिलाने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब क्या करते हैं कि ड्रापर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे कि अब परख नली को अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देते हैं, है ना। उसमें हमने क्या किया, कास्टिक सोडा डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया और कुछ देर के लिए इसको हमने रख दिया है, छोड़ दिया है। अब क्या करते हैं, कुछ मिनट के बाद देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि कुछ मिनटों के बाद हम देखते हैं कि परख नली में डाले गए पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया है ना। रंग कैसा हो गया है, बैंगनी हो गया है ना। यहाँ रंग लिखना छूट गया था, आप इसको लिख लीजिएगा ना। तो रंग जो है बैंगनी हो गया है। अब बैंगनी रंग हो गया है, इसका मतलब ये है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है ना। यानी बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार से हम प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे रंग बैंगनी आया तो हम जान सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन है। तो आप इस प्रकार से प्रयोग जो स्कूल खुलें तो अपने टीचर के मार्गदर्शन में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।